ईस्वी संवत की तीसरी शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। लगभग 3 शताब्दियों तक गुप्त राजवंश सत्ता में था। मौर्य के बाद पुष्यमित्र शुंग आया, कनिष्क, इसके बाद गुप्त वंश आया। तो गुप्त वंश राजवंश संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त राजवंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विशेष रूप से उल्लेखनीय सम्राट हुए। गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में गुप्तों के राज्य विस्तार का प्रारंभ हुआ। उसके पुत्र समुद्रगुप्त आसपास के राजाओं को पराजित करके इसका विस्तार और बढ़ाया। उसके कार्यकाल में गुप्त सत्ता असम से पंजाब तक फैली हुई थी। उसने तमिलनाडु के कांची तक और पूर्व तटीय प्रदेश के जीत लिया। समुद्रगुप्त के इस विजय अभियान में उसके सत्ता का धाक सर्वत्र बढ़ गई। परिणामतः पश्चिमोत्तर राजाओं और श्रीलंका के राजाओं ने भी इससे मित्रता कर ली। इसके द्वारा पाई गई विजयों की विस्तृत वर्णन मिलता है। यह लेख प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त बीड़ा वादक में प्रवीण था। समुद्रगुप्त विभिन्न प्रतिमाओं वाले सिक्के ढाले। उसमें एक सिक्का ऐसा है जिसमें स्वयं बीड़ा बजाते हुए और उस पर लिखा हुआ समुद्रगुप्त अंकित लिखा हुआ है। अब समुद्रगुप्त द्वितीय जो था, उस चंद्रगुप्त द्वितीय जो था समुद्रगुप्त का बेटा था। उसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर तक बढ़ा। मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र जीते। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया। इस तरह दक्षिण की बलशाली वाकाटक सत्ता के साथ संबंध बना लिए। दिल्ली के निकट मेहरौली में एक लौह स्तंभ है। लौह स्तंभ 1500 वर्षों से अधिक प्राचीन है, फिर भी उसमें जंग नहीं लगा है। यह लौह स्तंभ प्राचीन भारतीयों द्वारा तकनीकी में की गई उन्नति का प्रतीक है। इस लौह स्तंभ पर अंकित है लेख चंद्र नामक राजा के उल्लेख के आधार पर माना जाता है। यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में बौद्ध भिक्षु फहियान चीन से भारत आया। उसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन लिखा गया। उसमें गुप्त साम्राज्य की उत्तम राज्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके बाद वर्धन राजवंश है। गुप्त साम्राज्य का प्रभाव कम होने पर उत्तर भारत में कई राज्यों का उदय हुआ। उसमें से वर्धन राजवंश था। दिल्ली के निकट थानेश्वर नामक स्थान पर प्रभाकर वर्धन नाम का राजा राज्य करते थे। उसमें वर्धन राजवंश की स्थापना की। हर्षवर्धन उसका बेटा था। हर्षवर्धन ने साम्राज्य विस्तार किया। उसके कार्यकाल में वर्धन साम्राज्य का विस्तार नेपाल, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में आसाम, पश्चिम में गुजरात, प्राचीन असम को कामरूप कहते हैं, वहां का राजा भास्कर वर्मन ने उससे मित्रता हो गई। हर्षवर्धन ने अपना दूत चीनी दरबार में भेजा था। हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट से मित्रता से संबंध स्थापित किए। उसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की। उसके कार्यकाल में व्यापार में वृद्धि हुई। हर्षवर्धन राज्य की आय का बहुत बड़ा हिस्सा प्रजा के हितों में उपयोग में लाता था। प्रत्येक 5 वर्षों में अपनी संपूर्ण संपत्ति प्रजा को दान कर। हर्षवर्धन दरबार में राज कवि बाण भट्ट था। उसने हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षित ग्रंथ लिखा। उसी के आधार पर हर्षवर्धन के कार्यकाल की जानकारी प्राप्त हुई। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उसने अन्य धर्मों को भी उदार प्रशय दिया। हर्षवर्धन 3 संस्कृत नाटक रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी लिखे। उसके समय में युआंग नामक बौद्ध भिक्षु चीन में प्रथम भारत आया। उसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में 2 वर्ष रहा। चीन में जाने के पश्चात वह बौद्ध धर्म ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद किया। ये हर्षवर्धन की वो है। देखो बच्चों, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर प्रदेश की उलुपी राजकन्या का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। वह कथा महाभारत में उल्लिखित है। ईस्वी संवत 4वीं शताब्दी में कामरूप राज पुष्पवर्धन कामरूप राज का संस्थापक था। उसका उल्लेख इलाहाबाद में
समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित स्तंभ लेख मिलता है। कामरूप राजाओं में अनेक उकेरे हुए लेख पाए जाते हैं। महाभारत में, रामायण महाकाव्यों में कामरूप का उल्लेख प्राग्ज्योतिष नाम से हुआ है। प्राग्ज्योतिषपुर उस राज्य की राजधानी थी। प्राग्ज्योतिषपुर से तात्पर्य वर्तमान असम राज्य